नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो, आपको वीडियो क्या चाहिए और क्या इसमें करेक्शन होना चाहिए आदि आदि के बारे में आप इस पे क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है अपना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं आपको रेगुलरली एक वीक के लास्ट में हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एक या दो वीक में करीब हम एक दो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो हमारे मैक्स वेबर से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि जो हमारे मैक्स वेबर हैं, क्लासिकल थिंकर हैं, वो हमारे ये जो हमारे सिलेबस में भी है मेंशनिंग इसका। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, कुछ उनकी अवधारणाओं के बारे में और मुख्य मुख्य उनकी जो उनकी बुकें हैं उनके बारे में। जो हमारे एग्ज़ाम के जो भी आगे एग्ज़ाम का आपका होगा, नेट का एग्ज़ाम, सोशियोलॉजी संबंधित एनी एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैक्स वेबर हैं वो क्लासिकल थिंकर और जर्मन समाजशास्त्री हैं। कौन से समाजशास्त्री हैं? जर्मन का समाजशास्त्री। यही आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ के समाजशास्त्री हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन पूछता है कि ये समाजशास्त्री किस देश के हैं, तो जर्मन के हैं, जर्मनी। ओके। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ये क्या कहते हैं इसमें, एक सेकेंड, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी इनकी जो पहली बुक थी, पहली बुक कौन सी है ये? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसी में इन्होंने धर्म संबंधित जो भी उनकी अवधारणा थी, और इसमें पूंजीवाद को इन्होंने समझाया था प्रोटेस्टेंट नैतिकता के आधार पर। यानी पूंजीवाद में किस प्रकार से जो प्रोटेस्टेंटवादी जो धर्म है वो हेल्पफुल होता है, या पूंजीवाद किस प्रकार से मतलब एक दूसरे से अंतर संबंधित यहाँ पे बताया गया है कि पूंजीवाद का जो विकास है या किसी देश में जो पूंजीवाद का विकास है वो प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब सारी चीज़ों का मेंशनिंग करते हुए इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों का अध्ययन किया था, और 6 प्रकार के धर्मों में उन्होंने जो चुना था, दो मुख्य प्रकार के धर्म वो थे कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो आपको सिंपली आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकी पहली बुक थी ये द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद से संबंधित, इसमें इन्होंने पूंजीवादी अवधारणा को समझाया था और जिसको इन्होंने जोड़ा था किससे? एक धर्म विशेष से, और वो धर्म विशेष कौन सा था? प्रोटेस्टेंट। ओके, ये चीज़ें। चलिए इनकी नेक्स्ट बुक के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकी बुक कौन सी है? नेक्स्ट बुक इनकी है द रिलीजन ऑफ चाइना। इसी प्रकार से इन्होंने चाइना के भी धर्म का अध्ययन किया इस बुक के अंतर्गत। इसके साथ साथ द रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के धर्म का अध्ययन किया। एंशियंट ज्यूडिज्म इनकी नेक्स्ट बुक है। ठीक है, आपसे बताना चाहूँगा कभी कभी एग्जाम में हमारे सीरियल बैठाने के लिए भी बुकों का नाम पूछ लेता है कि बुकें उनको दे दिया और फिर कहा कि इन बुकों में सीरियल बैठाइए, इसको क्रमवार इसको रखिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इनकी जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी करके बुक है, इसको इन्होंने समझाया। ठीक है, जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने इसके बुक के अंतर्गत क्या समझाया। तो जब मैं आपको डीपली इसमें जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में आपको जब पूछा जाए तो ये इसके अंतर्गत इन्होंने पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता और शक्ति के जो सिद्ध अवधारणा दी थी, इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो समझाया था इसमें। पावर एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी होती है सत्ता, अथॉरिटी। ओके, इसके बारे में इन्होंने समझाया था किसके अंतर्गत? ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे पहले समझ लेते हैं शक्ति और सत्ता में डिफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए शक्ति किसे कहते हैं? पावर होता है, पावर उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता और योग्यता, इसका आशय किससे होता है? किसी व्यक्ति की क्षमता या ऐसी जो योग्यता है, और किस प्रकार की योग्यता? जो जिसका प्रयोग कर वह अन्य व्यक्ति से
अन्य व्यक्ति पर अधिकार जमाने के लिए प्रयोग करता है, या इसको दूसरे संदर्भ में कह सकते हो अधिकार के साथ साथ कि अन्य व्यक्ति से उसकी इच्छा ना होते हुए भी उससे एक कहेंगे बलपूर्वक उससे कार्य करने हेतु विवश करना। ये व्यक्ति की जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है उसकी वो क्या होती है, शक्ति या पावर कहलाती है। अब यही पावर जब एक व्यक्ति की जब यही पावर को समाज जो होता है मान्यता दे देता है, यानी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, लोगों का विश्वास इस पर हावी हो जाता है, तो ये किसका रूप धारण कर लेता है, सत्ता का रूप धारण कर लेता है, यानी अथॉरिटी। तो ये सत्ता का रूप धारण यानी शक्ति का वैध रूप, शक्ति का वैध रूप क्या कहलाता है, सत्ता या अथॉरिटी कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। इनकी अब नेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र, ये इन्होंने दिया था। इसके साथ इन्होंने द सिटी, नगर का अध्ययन किया था उसमें। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है जनरल इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और लास्ट इनकी बुक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। एक सेकंड हाँ, तो मैंने कहा कि इनकी नेक्स्ट बुक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही है कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, और इन्होंने जो वर्सतेहन नामक अवधारणा दी थी उनका अध्ययन इन्होंने किस बुक के अंतर्गत किया था, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमारे पूछता है। इसके साथ अन्य बुक है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का पद्धति शास्त्र, जिसमें इन्होंने सामाजिक विज्ञान को एक विधि के रूप में समझाया है, पद्धति शास्त्र। नेक्स्ट है रेशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, इनकी लास्ट बुक थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कुछ इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे द सिटी हो गया, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये सब सारी बुकें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम लोग बुक के बाद हम लोग कुछ इसके बारे में, उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं वो हम लोग जान लेते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है कि जो मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर को इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो पहले हम थोड़ा ये बता देते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता, यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। यानी समाजशास्त्र में जो भी सिद्धांत या अवधारणाएं दी और जिस भी घटना का ये अध्ययन करते थे, उन घटनाओं का समाज में तो उस तर्क का प्रयोग करके, लॉजिक का प्रयोग करके अध्ययन करते थे। तो आपको बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे थोड़ा हम इनके परिभाषाओं पर चले जाते हैं। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक, क्योंकि इनके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंध के दृष्टि अध्ययन करना है। यानी इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य विज्ञानों में हम प्रयोग करते हैं, विधियों का प्रयोग करके, फार्मूलों का प्रयोग करके और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का प्रयोग करके हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, विज्ञान की प्रयोगशाला में आप जाइए तो विज्ञान एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक क्रमबद्ध रूप से हम क्या करते हैं, कार्य व्यवहार अपना करते हैं। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है उसमें भी हमें जो भी प्रक्रियाएं, जो भी घटना का अध्ययन करना है, वो हमें क्रमवार तर्कों का प्रयोग करके, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम अध्ययन हमें करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इस प्रकार से इनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता था। आइए आगे चलते हैं। इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। यानी इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो क्या है, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, व्यक्तिगत क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया पर बल देते हैं। और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि सामाजिक क्रिया इन्होंने किस प्रकार के समझाया है। सामाजिक क्रिया में सिर्फ समूह के द्वारा क्रिया ही नहीं होता है, बल्कि समूह में क्रिया हो लेकिन वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न होना चाहिए। ऐसी क्रिया ना हो कि जिससे कोई फायदा ना हो और समाज के लिए हितकर ना हो, ऐसी क्रिया से इनका आशय नहीं है। तो विषय वस्तु इन्होंने जैसे कि माना कि वो क्या कहते हैं, सामाजिक क्रिया को
मैक्स वेबर ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, इनके जो पूर्व के विचारक थे क्लासिकल थिंकर्स, वो समाज को महत्वपूर्ण मानते थे। समाज, जैसे दुर्खीम को आप ले लीजिए, दुर्खीम समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उनके विपरीतार्थ इन्होंने किसको महान महत्वपूर्ण माना? व्यक्ति को, यानी व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है सामाजिक समाजशास्त्र में, समाज का अध्ययन करने में। ठीक है, तो समाजशास्त्र के अध्ययन में स्थापित करते हैं व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको ऊपर अभी बताया था जस्ट, कि क्या बताया था मैंने? ये बताया था कि जो सामाजिक क्रिया को इन्होंने कंटेंट यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना, और समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना तो व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु होती है। ये इसको और डीपली इन्होंने समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक क्रिया, और सामाजिक क्रिया कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। तो व्यक्ति के सामाजिक क्रिया का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र। ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का कोई न कोई कारण होता है। शोधकर्ता का क्या मुख्य उद्देश्य है? कि व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। ओके, देखिए यहाँ पे कट गया है तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ बल्कि। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का कोई न कोई कारण होता है। बिल्कुल सही है कि समाज में व्यक्ति का अगर कोई कार्य है, कोई व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव उद्देश्य हो चाहे नेगेटिव, लेकिन वो कार्य किसी उद्देश्यात्मक कारण के कारण ही क्या होता है? व्यक्ति का कार्य फलित होता है। ठीक है, ये चीज़ें यह कार्य घटित होता है, और इसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि व्यक्ति की क्रिया का अध्ययन करना, या सामाजिक क्रिया का, व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। आई होप आपको समझ में इसमें आ गया होगा। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए दो पद्धति बताते हैं महत्वपूर्ण, और वे दो पद्धति कौन सी है? सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए, जस्ट मैंने पीछे बताया था कि इन्होंने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं यानी व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया था। तो उन्हीं वैज्ञानिक विधियों में दो प्रकार की पद्धति कौन सी है? एक वर्सतेहन और दूसरी कौन सी है? आदर्श प्रारूप। ओके, आइए हम चलते हैं, पहले वर्सतेहन समझ लेते हैं, फिर हम लोग सामाजिक क्रिया को, आदर्श प्रारूप को समझेंगे। तो वर्सतेहन को इन्होंने क्या बताया? तो वर्सतेहन को इन्होंने समझाया है कि वर्सतेहन का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध, यानी व्याख्यात्मक यानी किसी घटना का व्याख्या करना, और वो तर्क 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 आधारित उसको समझना। मतलब जो भी घटना है, उस घटना का अगर हम व्याख्या या अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन करना उसके अंतर्निहित अर्थों को प्राप्त करने के लिए, उसके अंतर्निहित अर्थों के आधार पर उसका क्या करना? अध्ययन करना। व्याख्यात्मक बोध अर्थात वह अध्ययन व समझ जिसकी व्याख्या की जा सके। ओके, बेबर ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अभी पिछले मैंने आपको बताया था कि वर्सतेहन का इसमें ही प्रयोग इन्होंने किया था। में वर्सतेहन पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहारों के कारणों की व्याख्या करता है, वैसे ही समाजशास्त्रीय शोधकर्ता व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए पद्धति का प्रयोग करता है। ओके, फिर सुन लीजिए, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहार के कारणों की व्याख्या करता है, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, वैसे ही समाजशास्त्री शोधकर्ता होता है व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए पद्धति का प्रयोग करता है। उन पद्धतियों को कौन सा है? आदर्श प्रारूप और वर्सतेहन। आइए आगे चलते हैं। बेबर के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक क्रिया के पीछे कोई न कोई स्पष्ट कारण होता है। अभी पीछे मैंने बताया, जैसे किसी व्यक्ति की कड़ी मेहनत का स्पष्ट कारण परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये कारण हो सकता है। यानी व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का कारण है क्या? लाना, परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना, ये कारण है। इसे समझने के लिए शोधकर्ता को कर्ता के स्थान पर स्वयं को रखना होगा, और यह समझने की कोशिश होगी कि अगर वह स्वयं यहाँ होता है तो क्या करता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता के स्थान पर रखते हुए शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ होकर अनिवार्य होना है। मतलब कि वो पक्षपात की भावना उसमें ना हो। जब वो रखे अपने आप को घटना के समय, तो वो उसी के तरीके ही अपने आप को रखे, उसी तरीके ही सामान्य व्यक्ति अपने आप को समझे, ना कि शोधकर्ता।
ठीक है, तभी वो एक स्पष्ट जानकारी घटना से संबंधित हासिल कर सकता है। इन्होंने इसके लिए 3 बातों को स्पष्ट होना आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि जिस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है उसकी व्याख्या और व्याख्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए 2 प्रकार की पद्धतियाँ इन्होंने दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैक्स वेबर संबंध में। अगर आपको और आगे ज़रूरत होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित, आपको मैक्स वेबर से ही संबंधित आपको मैं कुछ इसके जानकारियाँ आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।